Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. As we all know that UPPCS means 2025 is approaching and our channel has decided कि हम आप लोगों का सारा मीन्स का सिलेबस कवर कराएंगे जिसमें हम ऐसे जीएस के सारे पेपर्स और जो दो नए एडिड पेपर्स हैं यूपी के यूपी स्पेसिफिक पेपर्स सारे ही कवर कराए जाएंगे। उसके अलावा क्या कवर होगा, उसके अलावा लास्ट 5 ईयर के PYQs कवर होंगे। क्यों? ताकि आप लोगों को पता लगे कि जो आप लेक्चर में देख रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसको आंसर राइटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जानना ज़रूरी नहीं है, आंसर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होना चाहिए, हम लोग सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। मॉडल आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। देखो, जब UPPCS की बात आती है तो थीम्स रिपीट होती हैं। तो PYQs अगर आप रिपीट कर लोगे, PYQs अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि रिपीट हो जाए, और अगर होता है तो आपके पास एक रेडीमेड आंसर ऑलरेडी होगा। उसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये कि UPPCS और UPSC दोनों की ही आंसर राइटिंग अलग है। आपको ये नहीं समझना है कि जो हमारा PCS है वो UPSC का लाइटर फॉर्म है, या अगर UPSC का प्रिपेयर कर लिया तो PCS हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज चाहे दोनों का सिलेबस सेम हो, लेकिन PCS की जो आंसर राइटिंग है दैट इज़ अ होल डिफरेंट गेम। और इसी डायरेक्शन में हमने ऑलरेडी अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसे हमने स्टार्ट किया है एथिक्स से। एथिक्स क्यों? बिकॉज एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स में नहीं आता, ये डायरेक्टली मीन्स का टॉपिक है, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इसे पहले नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, और कई बार पैनिक कर जाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये समझ नहीं आता, एंड दैट इज़ द रियलिटी। फिर कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा तो होता है पर भूल चुके हैं, तो दे नीड टू ब्रश अप। और अगर पढ़ा भी है तो आंसर राइटिंग नहीं करी है, तो इन्फॉर्मेशन तो है, टॉपिक्स तो पता है, पार्ट्स तो पता है, डिटेल तो पता है, बट आंसर राइटिंग करनी नहीं आती है। उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं। पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, बहुत ईजी वे में सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ कराया गया है, आपको पक्का समझ आएगा, एक बार जाकर देखना। उसके अलावा दूसरा लेक्चर था इमोशनल इंटेलिजेंस पर, एंड नाउ वी आर ऑन द थर्ड लेक्चर विच इज़ अबाउट एटीट्यूड। आज हम लोग एटीट्यूड को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ईजी लैंग्वेज में उसको समझेंगे, डे टू डे लैंग्वेजेस में और डे टू डे एग्जाम्पल्स के साथ। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि एटीट्यूड होता क्या है। सिंपल सी बात है कि एटीट्यूड एक मेंटल टेंडेंसी है जो हमें बताती है कि किसी चीज़ को हम कैसे देखते हैं, सोचते हैं या फिर फील करते हैं। मतलब किसी चीज़ को लेकर हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या फिर न्यूट्रल हैं। ये तो हो गई आपकी आम यानी कि समझने की भाषा में कि होता क्या है, यही कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कैसे ले रहे हैं, न्यूट्रल ले रहे हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आप ये तो नहीं लिखोगे कि किसी चीज़ को हम पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे फील कर रहे हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है ब्रेकर और विगिन्स ने। उनके हिसाब से एटीट्यूड एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, बट हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस और बिहेवियर से साफ पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? जैसे कि कोई स्टूडेंट है, आप में बहुत लोग होंगे जिन्हें पॉलिटी पसंद है। क्यों? क्योंकि आपका पहले कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटी से। मान लो आपने बचपन में पढ़ी हो, आपको समझ आई हो, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी तरफ बन गया है। अब आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे आपको अच्छा ही लगेगा। मतलब आपको जो एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट बन गया है आपको उस सब्जेक्ट को लेकर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड का नेचर, एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या न्यूट्रल, जिसे हम एम्बिवेलेंट भी बुलाते हैं। मतलब एटीट्यूड किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए बन सकता है। कोई भी चीज़ जिसके लिए हम लोग अपना एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेसेसरीली वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट सिस्टम को लेके आपका क्या एटीट्यूड है, तो कास्ट सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्ट है। टेक्नोलॉजी को लेके आपका क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि लोग कभी क्लियर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं कि उन्हें पता है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव है, बट कभी कभी क्या होता है, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। सेम चीज़ के लिए आप पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। कोई चीज़ है, उसकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो यानी कि आपकी कैसा एटीट्यूड हो गया उसे लेके एम्बिवेलेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी आपको यूज़फुल लग रही है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ टेक्नोलॉजी यूज़फुल है, जैसे कि आप अपना लेक्चर्स देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू ही देख रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको प्रिवेसी कंसर्न्स हो रहे हैं, यानी कि कहीं ये मेरे प्रिवेसी वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो गया उसकी तरफ। यानी कि सेम ही चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आप पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। सो आप ओवरऑल क्या हो गए, आप ओवरऑल एम्बिवेलेंट हो गए। एक और यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है विच इज़ कार्ल जंग का पर्सपेक्टिव। जंग क्या कहता है? जंग के अकॉर्डिंगली जो है एटीट्यूड इज़ द रेडीनेस ऑफ द साइके। जंग के लिए क्या है, इट इज़ रेडीनेस ऑफ द साइके। मतलब
मतलब सिंपल कि सिचुएशन के आने से पहले ही हमारा माइंड डिसाइड कर लेता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अरे ये तो इंट्रोवर्ट है, तो यानी कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। और हमें पता है कि दूसरा इंसान एक्सट्रोवर्ट है, अरे भाई कुछ भी कर लो ये तो ओपनली रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, ही हैज़ एन और शी हैज़ एन एक्सट्रोवर्टेड नेचर। तो ये उसका एटीट्यूड है, एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड है। नेक्स्ट हमारा एक मॉडल आता है, यानी कि एटीट्यूड किन चीज़ों पर बेस्ड है, 3 चीज़ों पर बेस्ड है, 3 पिलर्स पे। कौन सा मॉडल है वो, उसको हम ABC मॉडल बुलाते हैं। ABC मतलब A से अफेक्ट, B से बिहेवियर, C से कॉग्निशन। अफेक्ट का मतलब होता है हमारी फीलिंग्स, बिहेवियर का मतलब होता है कि हम कैसे एक्ट करेंगे, और कॉग्निशन का मतलब होता है बिलीफ, आइडियाज़, या सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नॉलेज, यानी कि जो हमारे नॉलेज बेस्ड एटीट्यूड होते हैं। और ये तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसे फॉर्म होगा। एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि आपको पता है कि जंक फूड हेल्दी अनहेल्दी है, तो यानी कि जंक फूड क्या है, अनहेल्दी है। तो ये आपकी नॉलेज है, यानी कि आपका हो गया बिलीफ। अब क्योंकि आपको पता है कि ये अनहेल्दी है, आपकी नॉलेज और बिलीफ की वजह से, तो आप गिल्टी फील कर रहे हो। तो दूसरा क्या हो गया, फीलिंग, यानी कि अफेक्ट वाला पार्ट। ना आपका बिहेवियर कैसा होगा, सिंपल सी बात है, आपको पता है जंक फूड अनहेल्दी है, खाओगे तो गिल्ट होगा, तो ऑब्वियसली आप कम खाओगे, यानी कि यू विल रिड्यूस द कंजम्पशन। सो बिलीफ और फीलिंग की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। सो दैट इज़ व्हाट ABC मॉडल। अभी हम इसे नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देख लिया कि एटीट्यूड क्या होता है, इसका मॉडल क्या होता है, यानी कि 3 पिलर्स विच इज़ ABC। 2 स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी हमने, जंग वाली और ब्रेकर एंड विगिन्स वाली। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस मैटर्स, क्योंकि एटीट्यूड हमारे डिसीजंस, रिएक्शन, बिहेवियर और ओवरऑल वर्ल्ड व्यू को शेप करता है। यानी कि एटीट्यूड हमें शेप कर रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोडक्टिव बिहेवियर लाता है, और नेगेटिव एटीट्यूड जो है बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट लाता है। जैसे कि स्वच्छ भारत एक्टिविटीज़, क्लेनलीनेस एटीट्यूड है, हम बार बार उसको देख रहे हैं, हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया है, तो क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोडक्टिव बिहेवियर लाता है वो। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। पहला पॉइंट है हमारा फॉर्म थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि एटीट्यूड कैसे बनता है, हमारे एक्सपीरियंसेस से वो बनता है। एटीट्यूड नेचुरल या जेनेटिक्स नहीं होता, ये धीरे धीरे फैमिली, स्कूलिंग, मीडिया, पीयर्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेप होता है। हर नई सिचुएशन एटीट्यूड को रिफाइन या फिर ऑल्टर कर देती है। जैसे कि अ पर्सन बिकम्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली आफ्टर सीइंग लोकल पोल्यूशन ग्रो। हम आसपास देख रहे हैं कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं। तो कैसे हुआ, एक्सपीरियंस से बना। अनदर इज इमोशनल एंड कॉग्निटिव मिक्स। देखो ज़रा इसमें क्या है, एटीट्यूड सिर्फ सोच से नहीं बल्कि एक इमोशनल कलर भी होता है। हम किसी चीज़ को कैसे फील करते हैं वो हमारी थिंकिंग और रिस्पॉन्स को शेप करता है। कैसे, जैसे कि रोड सेफ्टी के वीडियोस देखकर हमें डर लगता है और अवेयरनेस जागरूक होती है, तो क्या करेंगे हम सेफ ड्राइविंग एटीट्यूड लाएंगे। तो किस वजह से हुआ ये, कॉग्निटिव एंड इमोशनल मिक्स की वजह से। देन ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। हमारा एटीट्यूड ही बताता है कि हम किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। अगर एटीट्यूड सपोर्टिव है तो बिहेवियर स्मूथ होता है, और अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। टीचर के प्रति हमारी रिस्पेक्ट, यानी कि अटेंटिव क्लास बिहेवियर। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन इन नेचर। एटीट्यूड बेसिकली एक जजमेंट होता है, हम किसी चीज़ को अच्छा बुरा कह रहे हैं, यूजफुल या यूजलेस कह रहे हैं, एथिकल या अनएथिकल के फ्रेम में इवैल्यूएट कर देते हैं। तो किस वजह से होता है, मतलब हमारा इवैल्यूएटिव नेचर है। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन इम्प्रूव्स एक्सेस, पॉजिटिव इवैल्यूएशन। आपने देखा, आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी लगेगी कि चलो भाई घर से जाना भी नहीं पड़ रहा है, घर बैठे बैठे सारा हमें UPPCS मीन्स का सिलेबस कवर होके मिल रहा है, और कुछ दिन में हमको PYQs भी मिलेंगे। उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन रिलेटिवली स्टेबल बट चेंजेबल, यानी कि स्टेबल होता है लेकिन चेंज कर सकते हो। मोस्टली ये स्टेबल रहता है बट रिजिड नहीं होते हैं। नए एविडेंसेस लाओ या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस उन्हें चेंज कर सकता है। जैसे कि अर्बन सिटीजन चेंज लाते हैं अपने एटीट्यूड में अबाउट द माइग्रेंट्स आफ्टर वॉलंटियरिंग इन द रिलीफ कैंप। अगर आपने रिलीफ कैंप में काम करा है, वॉलंटियर करा है, तो आपका माइग्रेंट्स को लेकर एटीट्यूड चेंज होना स्वाभाविक है। इट हैज़ अ डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। एटीट्यूड सिर्फ किस तरफ लीन करता है ये नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है। हाई इंटेंसिटी एटीट्यूड्स क्विक एक्शन डिराइव करता है, जैसे कि माइल्ड डिसलाइक वर्सेस स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स करप्शन। ये हमारी डायरेक्शन और इंटेंसिटी भी डिसाइड करेगा ना। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एटीट्यूड हमेशा किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए या किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए होता है, जैसे कि कोई पर्सन, पॉलिसी, ग्रुप एक्सेट्रा ना। सेम इंडिविजुअल के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट एटीट्यूड हो सकते हैं। साइंस को पसंद करना बट मैथ्स से डरना, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। नाउ प्री डिस्पोजेज रिएक्शन। एटीट्यूड एक मेंटल शॉर्टकट देता है, सिचुएशन आने से पहले ही हमारे माइंड में एक लाइकली रिस्पॉन्स सेट हो जाता है। जैसे कि समवन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्विकली अग्रीज टू मॉर्निंग वॉक।
आपको एक्सरसाइज करना पसंद है। अब ऐसे में कोई आपसे पूछ ले कि अरे भाई एक्सरसाइज करने चलोगे क्या? अरे आप कहोगे नेकी और पूछ-पूछ बिल्कुल चलूँगा, यानी कि प्री डिस्पोज्ड रिएक्शन। नेक्स्ट आता है सोशली इन्फ्लुएंस। सोसाइटी, कल्चर और ग्रुप नॉर्म्स एटीट्यूड को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। हम अक्सर लोगों के अराउंड रहकर उनका एटीट्यूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। होता है ना, आपको हमेशा कहा जाता है कि आपका जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसा आपका पीयर ग्रुप होगा, वैसे ही आप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो होता है इमीडिएट, वो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर आप फिटनेस के लोगों के आसपास रहोगे तो सिंपल सी बात है, जिम ज्वाइन करोगे तो कैसा हुआ ये एटीट्यूड? सोशली इन्फ्लुएंस्ड हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एटीट्यूड एक सिंगल फैक्टर से नहीं बनता, इट डेवलप्स फ्रॉम व्हाट वी फील, यानी कि हम क्या फील कर रहे हैं, जैसे कि इमोशंस, व्हाट वी नो, लर्निंग यानी कि बिलीव, एंड व्हाट वी डू यानी कि हमारा पास्ट बिहेवियर, एंड टुगेदर दिस इज कॉल्ड द ABC मॉडल। हमने ऊपर देखा था A से अफेक्ट, B से बिहेवियर, C से कॉग्निशन यानी कि नॉलेज। नाउ व्हाट इज द ABC मॉडल? इसके अकॉर्डिंग एटीट्यूड 3 पार्ट से मिलकर बनता है, विच इज अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियर। ये मॉडल क्लियरली दिखाता है कि एटीट्यूड सिर्फ सोच से नहीं बल्कि इमोशन और एक्शन का कंबाइंड रिजल्ट होता है। अब इसके कोर कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज़ इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब इमोशनल। किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या फील करते हैं, प्लेजर, फियर, प्राइड, इरिटेशन वगैरह। सो ये हमारा इफेक्टिव पार्ट बताता है। इमोशनल अटैचमेंट जितना स्ट्रांग होगा एटीट्यूड उतना ही पावरफुल होगा। जैसे कि लग्जरी कार के लिए प्राइड एंड स्टेटस आप फील करते हो तो आपका पॉजिटिव ब्रांड एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव यानी कि नॉलेज या बिलीफ वाला पार्ट। फैक्ट्स, बिलीफ, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग जो हमारे माइंड में होती है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि हेलमेट पहनना लॉ है और लाइफ बचाता है तो हमारा सेफ्टी एटीट्यूड होगा। किस चीज़ से गाइड हुआ? ये हमारे नॉलेज से गाइड हुआ। कोई चीज़, कोई आपने एटीट्यूड डेवलप किया, कुछ आप बिहेव कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? नॉलेज की वजह से कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। इमोशंस की वजह से कर रहे हो कि आप उस चीज़ के लिए क्या फील करते हो तो वो अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। एंड लास्ट इज द बिहेवियरल यानी कि पास्ट बिहेवियर, पुराना बिहेवियर, अभी वाला नहीं। पहले हमने क्या किया और फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे बिहेवियर एटीट्यूड का विजिबल एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि स्वच्छता ड्राइव में आपने पार्टिसिपेट किया था कभी तो, ठीक है, तो आपका आगे फ्यूचर में क्लेanलीनेस अवेयरनेस या फिर क्लेanलीनेस एटीट्यूड होगा। ठीक है ना। एफिशिएंसी और डोमिनेंस ऑफ कंपोनेंट्स। हर सिचुएशन में तीनों कंपोनेंट इक्वल रोल प्ले नहीं करते। कभी इमोशन डोमिनेट करता है, कभी नॉलेज और कभी रिपीटेड बिहेवियर। सो डोमिनेंट फैक्टर अगर देखते हैं कौन सा होगा तो उसका एटीट्यूड पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आपका इमोशन डोमिनेट करता है एटीट्यूड में तो लॉजिक और जो नॉलेज है उसको ओवर पावर कर देगा। एडुकेटेड पर्सन स्टिल स्मोकिंग टू एडिक्शन। आपको एडिक्शन है स्मोकिंग की, आपको नॉलेज है कि स्मोकिंग किल्स, लेकिन क्योंकि आपका इमोशन उसमें डोमिनेट कर रहा है आप फिर भी स्मोक करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पसंद है करना, आपको एडिक्शन है। देन नॉलेज डोमिनेट्स यानी कि आपको एटीट्यूड है आपका, उसमें आप नॉलेज के बेस पर, फैक्ट्स के बेस पर, बिलीफ के बेस पर ले रहे हो तो बाकी दोनों जो कॉम्पोनेंट ऑब्वियसली थोड़े से ओवर पावर कर दिए जाएंगे इससे। यानी कि आप रैशनल और स्टेबल एटीट्यूड डेवलप करते हो। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स जानकर हेलमेट पहनना। देन बिहेवियर डोमिनेट्स। बिहेवियर यानी कि पास्ट बिहेवियर रिपीटेड एक्शन एटीट्यूड को रीशेप कर देता है। जैसे कि आपको डेली हैबिट है, डेली क्लीनलीनेस की आपको हैबिट है तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा? प्रो क्लीन एटीट्यूड होगा। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 कंपोनेंट्स। इन तीनों के बीच की अब सिनर्जी देखते हैं। पहले हमने देखा 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, फिर हमने देखा अगर एक कंपोनेंट डोमिनेट कर देता है तो फिर क्या होता है। अब हम देखेंगे इन तीनों का तालमेल, सिनर्जी। जनरली अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। जब फील, थिंक, एक्ट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं एटीट्यूड स्ट्रांग, स्टेबल और लॉन्ग टर्म हो जाता है। सो सिनर्जी देखेंगे। अगर ये तीनों अलाइंड है यानी कि बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड है। क्लेanलीनेस आपको पता है, बिलीफ आपका ये है कि हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। आपका प्राइड है, उसमें आप प्राइड फील कर रहे हो यानी कि आपका इमोशनल कंपोनेंट भी है। और आप डस्टबिन यूज़ कर रहे हो जो कि आपके एक्शन में भी दिख रहा है। तो आपका तीनों कंपोनेंट ABC इसमें फुलफिल हो रहा है ना। अब बिलीव करो, अब ये मानो कि कंपोनेंट्स मिसअलाइंड है, तीनों अलाइन नहीं है तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट या फिर वीक। यानी कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, आपको पता है, आपका बिलीफ है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बिकॉज आपका बिहेवियर है कि आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट काम एटीट्यूड, कंटेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सब लोग एटीट्यूड सेम तरीके से फॉर्म नहीं करते। कुछ लोग फैक्ट से परसुएड होते हैं, कुछ लोग इमोशन से परसुएड होते हैं और इसी बेस पर थिंकर्स और फीलर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब थिंकर्स कौन होते हैं? थिंकर्स का जो प्राइमरी बेस होता है एटीट्यूड का वो होता है कॉग्निशन यानी कि लॉजिक, फैक्ट्स और डेटा वगैरह। सो मोर परसुएसिव अपील उनके लिए क्या होती है? फैक्ट बेस्ड मैसेज। जैसे कि आप उन्हें बताओ कि इस खाने में लो कैलोरी है तो वो खा लेंगे। बोलेंगे इस गाड़ी में हाई माइलेज है तो वो खरीद लेंगे। यानी कि वो कॉग्निशन से ड्राइवर्स होते हैं।
नाउ फीलर्स, दूसरे लोग जिसमें अफेक्ट का कंपोनेंट डोमिनेट करता है, यानी कि इमोशन या फिर एक्सपीरियंसेस। जैसे कि आपको पता है कि कोई चीज़ आपको नुकसान कर रही है, जैसे कोई खाना आपको नुकसान कर रहा है बट आपको वो टेस्टी लगता है तो आप खाओगे। किस वजह से? बिकॉज यू बिलोंग टू फीलर्स। देन एक्सपीरियंस और इमोशनल अपील। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड चेंज थ्रू पब्लिक कैंपेन्स। ये अब हमने एटीट्यूड के बारे में देखा, अब हम चेंज कैसे करेंगे? इसको हम पब्लिक कैंपेन से चेंज कर सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल कैंपेन्स होते हैं वो तीनों कंपोनेंट्स को टारगेट करते हैं। सिर्फ अवेयरनेस से नहीं, इमोशन और बिहेवियर नजेस से रियल एटीट्यूड चेंज होता है। स्वच्छ भारत थ्रू एबीसी लेंस फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है इसमें तीनों कंपोनेंट्स कैसे लगेंगे। कॉग्निशन, यानी कि हमें पता है नॉलेज की ये हेल्थ, सैनिटेशन, अवेयरनेस वगैरह में इंपॉर्टेंट है। ना इफेक्टिव, आप उसमें इमोशंस जोड़ो। नेशनल प्राइड, डिग्निटी, ह्यूमन मैसेजिंग, इमोशनल मैसेजिंग। ना बिहेवियर में दिखाओ कि आप डस्टबिन्स यूज़ करो, पेनल्टीज लगाओ, मास गैदरिंग्स करो, मास पार्टिसिपेशंस करो। सो इस तरीके से आप पब्लिक कैंपेन को कैसे, पब्लिक कैंपेन में क्या करना होता है? एटीट्यूड चेंज करना होता है। तो आप किसी एक कंपोनेंट को हिट नहीं कर सकते, आपको तीनों करने होंगे। आपको बताना होगा ये क्यों ज़रूरी है, आपको उसे इमोशनल चीज़ों से जोड़ना होगा और उसको आप बिहेवियरल चीज़ में दिखाएंगे कि आप उसमें कुछ एक्ट करें, जैसे कि डस्टबिन यूज़ करें, पेनल्टीज लगाएं। इस तरीके से आप एटीट्यूड चेंज करेंगे। कैसे? वाया द पब्लिक कैंपेन्स। ना एटीट्यूड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटीट्यूड के पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसे हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एटीट्यूड स्ट्रक्चर समझ सकते हैं ना। पहला है 1 डायमेंशनल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही स्केल के ऑपोजिट एंड पर होते हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स अलाउड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें मिक्स फीलिंग्स अलाउड नहीं है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कि आपको पता है स्मोकिंग बैड है, तो वहीं पे फुल स्टॉप। अब उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ मिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बोलोगे ठीक है, मेरा बिहेवियरल पार्ट, मेरा अफेक्टिव पार्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, मुझे पता है कि ये गलत है लेकिन मैं इसको पी रहा हूँ, वो नहीं चलेगा। 1 डायमेंशनल, मिक्स्ड फीलिंग्स इसमें अलाउड नहीं है। देन दूसरा होता है 2 डायमेंशनल। इसमें क्या होता है? इसमें मिक्स्ड फीलिंग्स अलाउड होती है, जैसे कि स्मोकिंग हिमसेल्फ बट एडवाइजेस फैमिली नॉट टू स्मोक। खुद स्मोक कर रहे हो लेकिन फैमिली मेम्बर्स को मना कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। नाउ कम्स एम्बिवेलेंस, हमने देखा था, यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स। एम्बिवेलेंस का मतलब है कि एक ही चीज़ के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स होना, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव। ये कंफ्यूजन नहीं होता बल्कि सिचुएशन बेस्ड इवैल्यूएशन होती है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एटीट्यूड साथ में रखना। जैसे कि स्मोकिंग इंजॉयबल लगता है बट हेल्थ के लिए हार्मफुल है। क्यों होता है ये? बिकॉज नॉलेज और इमोशन एक डायरेक्शन में नहीं होते। लॉजिक कह रहा है गलत है लेकिन फीलिंग कह रही है ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है, स्मोकिंग कर लेते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, मिक्स्ड फीलिंग्स इस वजह से ना। बिहेवियरल पैटर्न, जो साइड ज़्यादा हाईलाइट होती है बिहेवियर वही फॉलो करता है। हेल्थ वार्निंग दिखे तो आपने स्मोकिंग अवॉइड कर दी, लेकिन पीयर प्रेशर में खड़े हो दोस्तों के साथ तो स्मोक कर लिया आपने। नाउ नेचर, ह्यूमन बिहेवियर का नेचुरल फीचर। एथिकल डिलेमास इसमें कॉमन होते हैं। एम्बिवेलेंस मतलब होल्डिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस। एडमिनिस्ट्रेशन में समझना ज़रूरी है लेकिन डिसीजन क्लियर होना चाहिए, इसलिए एम्बिवेलेंस सिर्फ सोचने के स्टेज तक तो यूज़फुल है बट एक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हम एम्बिवेलेंस नहीं ला सकते। सिविल सर्वेंट्स को हर सिचुएशन में डीप कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर एक्शन चाहिए। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल्ड एम्बिवेलेंस यूज़ होती है, पर क्लैरिटी ऑफ एटीट्यूड एसेंशियल होती है। डेली एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्लियर एटीट्यूड चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि रूल्स और कंसिस्टेंसी चाहिए। एथिकल इशूज़ में थोड़ा एम्बिवेलेंस चल सकता है बिकॉज आप उसमें प्रॉन्स कॉन समझने के लिए। देन पब्लिक इंटरेस्ट में फर्म स्टैंड लेना होगा ट्रस्ट और फेयरनेस के लिए। क्राइसिस सिचुएशन में नो एम्बिवेलेंस बिकॉज आपको क्विक डिसीजन चाहिए होता है। क्राइसिस वाली सिचुएशन, अब आप वहाँ पे मिक्स फीलिंग्स नहीं रखोगे। फ्लड आ गया है तो मिक्स फीलिंग्स नहीं रखोगे ना, फटाफट फैसला लेना है कि अच्छा ठीक है, पहले महिला और बच्चों को बचाना है, फिर बूढ़ों को बचाना है, फिर हॉस्पिटल वालों को बचाना है, इस तरीके से। सो गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स में थिंक विद एम्बिवेलेंस बट एक्ट विद क्लैरिटी। सोचने में यूज़ कर सकते हो एम्बिवेलेंस बट अपने एक्ट में आपके में क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है? एटीट्यूड जन्म से नहीं आता, यानी कि बचपन से नहीं आता, बल्कि लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस और एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है। जैसे कि सोशलाइजेशन होती है वैसे ही एटीट्यूड भी टाइम के साथ शेप होता है। स्टेजेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब एटीट्यूड फॉर्मेशन को ब्रॉडली लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में समझा जा सकता है। सबसे पहले है अर्ली चाइल्डहुड, सबसे पावरफुल स्टेज। बच्चे का माइंड ब्लैंक होता है, जो देखता सुनता है वही डीपली इम्प्रिंट हो जाता है। कैसे? जैसे मदर टंग सीखना, पेरेंट्स के बिहेवियर को आप कॉपी करना। देन कम्स एडोलेसेंस, पीयर ग्रुप, स्कूल, सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। स्टेज में सोशल बिलीफ्स इजीली फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि कास्टिज्म, स्टीरियोटाइप्स का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर एक्सेट्रा। देन लास्टली आता है एडल्टहुड,
सबसे लीस्ट फ्लेक्सिबल स्टेज है ये। एटीट्यूड पहले से बना होता है, चेंज मुश्किल होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि पेट्रियार्कल थिंकिंग का एडल्टहुड में भी कंटिन्यू होना। नाउ द कंडीशंस दैट शेप द एटीट्यूड। एटीट्यूड सिर्फ एज से नहीं आता बल्कि डेली लाइफ के इन्फ्लुएंसेस से भी बनता है। सबसे पहला हो गया पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पर हम अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। जैसे कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर से मिलना, आप किसी ऑनेस्ट ऑफिसर से मिले तो आपका पॉजिटिव व्यू होगा टुवर्ड्स दी एडमिनिस्ट्रेशन और आप कभी खुद से करप्शन नहीं करोगे। देन आता है आपका पीयर ग्रुप यानी कि एसोसिएशंस। जिस ग्रुप के साथ हम रहते हैं उनके एटीट्यूड हम पर रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स टीचर्स के वैल्यूज़ अडॉप्ट कर लेना। देन ऑब्जर्वेशन यानी कि रोल मॉडल्स, जिन लोगों को हम एडमायर करते हैं उनके बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। काम लीडर देखकर पेशेंट रहना सीखते हैं। देन कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटी के अनरिटन रूल्स धीरे धीरे हमारे एटीट्यूड बन जाते हैं। पेरेंट्स के पैर छूना एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, ये क्या हो गया, कल्चरल नॉर्म्स हो गया, धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड बन गया बट कोई रिटर्न रूल्स नहीं है। देन पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ के ट्रेट्स लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि गांधी जी की सिंप्लिसिटी से इंस्पायर होकर उसे अडॉप्ट कर लेना। देन एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, बुक्स, न्यूज़, सोशल मीडिया से ओपिनियंस बनते हैं जो एटीट्यूड में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि पॉलिसी डिबेट्स देखकर गवर्नमेंट पॉलिसी की फेवर या अगेंस्ट व्यू। देन कम्स द थेरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। साइकोलॉजी की कुछ थेरीज एक्सप्लेन करती हैं कि एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है। तो कैसे डेवलप होगा, सबसे पहले होगा क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि एसोसिएशन बेस्ड लर्निंग। रिपीटेड पॉजिटिव या नेगेटिव एसोसिएशन, कोई चीज़ अगर आप बार बार देखते हो तो आपका एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी नेबर के बारे में बार बार नेगेटिव बात सुनना तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव ही हो जाएगा इंसान। देन नेक्स्ट आता है इमोशनल मेमोरी क्रिएशन। कैसे होगा, देखने को कैसे मिलेगा, बिकॉज इलनेस के बाद किसी फूड से परमानेंट डिसलाइक हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फल बहुत ज़्यादा खा लिया, सोचो एप्पल बहुत खा लिया, अब आपका जो है क्या कहते हैं परमानेंट डिसलाइक हो गया है उस फ्रूट से, एप्पल से यानी कि, तो आपका इमोशनल मेमोरी क्रिएशन बन गया, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे हम ओपरेंट भी बुलाते हैं। ये होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू एटीट्यूड डेवलप करना, जैसे कि जो है रिवॉर्डेड बिहेवियर रिपीट होता है। आप कोई बिहेवियर है जिस पर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो वो बिहेवियर आप रिपीट करोगे। होमवर्क करने पर आपको प्रेज मिलता है, आपकी टीचर तारीफ करते हो तो आप रोज़ डेली अच्छा होमवर्क करते हो ना, किस वजह से, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से ना। एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड, अचीवमेंट से पॉजिटिव एटीट्यूड, योगा से आपको अवार्ड मिला तो योगा के लिए आपकी लाइकिंग बढ़ गई। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि सोशल ऑब्जर्वेशन। लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, स्पेशली उन्हें जो एडमायर करते हैं। रोल मॉडल्स का बिहेवियर कॉपी होता है। पेरेंट्स की ऑनेस्टी, एटीट्यूड का अडॉप्शन। इनडायरेक्ट लर्निंग, जैसे कि एकलव्य लर्निंग आखिरी में आर्चरी बाय ऑब्जर्विंग गुरु द्रोणाचार्य। सो एटीट्यूड लर्नड होता है, इनहेरिटेड नहीं होता। अर्ली लाइफ एनवायरनमेंट एक्सपीरियंसेस मिलकर एटीट्यूड बनाते हैं, इसलिए एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है अगर राइट एक्सपोजर मिले तो। देन नेक्स्ट हमारा आता है एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता, जैसे एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट एटीट्यूड बनाते हैं वैसे ही कुछ फैक्टर्स और प्रोसेसेस है जो एटीट्यूड को चेंज भी कर देते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एटीट्यूड को चेंज करते हैं। एटीट्यूड चेंज इस बात पर डिपेंड करता है कि एटीट्यूड कैसा है, मैसेज कौन देख रहा है, कैसे दिया जा रहा है और किस तक पहुंच रहा है। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। पॉजिटिव या वीक एटीट्यूड इजीली चेंज होता है, डीपली नेगेटिव या रिजिड एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि नेशनल अचीवमेंट्स पढ़कर पेट्रियोटिज्म और स्ट्रॉन्ग हो जाना। देन सोर्स क्रेडिबिलिटी, अगर मैसेज किसी ट्रस्टेड एक्सपर्ट या रिस्पेक्टेड सोर्स से आए तो चेंज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट एंडोर्समेंट बाय अ डॉक्टर और एन एक्सपर्ट। देन मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज लॉजिकल हो या इमोशनल, दोनों का इम्पैक्ट अलग होता है। मोटिव भी क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, सो सिंपल है, पॉजिटिव मैसेज है। देन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन पोस्टर्स या एड्स। देन टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल और लो सेल्फ एस्टीम लोग इस ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि अर्बन यूथ एटीट्यूड चेंज हो जाता है फास्टर देन द रिजिड रूरल माइंडसेट। देन नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ द चेंज। ये हमने क्या देखा था, ये हमने पहले एटीट्यूड चेंज देखा, फिर उसमें हमने देखा कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अब इसका प्रोसेस क्या होगा। एटीट्यूड चेंज रैंडम नहीं होता, साइकोलॉजी की कुछ थेरीज एक्सप्लेन करती हैं कि एटीट्यूड कैसे और क्यों चेंज होता है। सबसे पहले लर्निंग बेस्ड आउटकम एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड लर्निंग के थ्रू चेंज हो सकता है, जैसे कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट और ऑब्जर्वेशन से। तीनों चीज़ हमने ऊपर देखी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। जब हम बार बार पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट कर दें तो क्लासिकल हो गया। रिवॉर्ड से पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रांग होता है और पनिशमेंट से नेगेटिव एटीट्यूड स्ट्रांग होता है। देन ऑब्जर्वेशनल, यानी कि लोग जो है रोल मॉडल्स को देखकर एटीट्यूड चेंज करते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
नेक्स्ट हमारा आता है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड थ्योरी ELT। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग परसुएशन दो तरीके से काम करता है। क्या सेंट्रल रूट यानी कि लोग मैसेज को ध्यान से सुनते सोचते और इवैल्यूएट करते हैं, दिस इज अ परमानेंट एटीट्यूड चेंज। दूसरा होता है पेरिफेरल, लोग स्पीकर फेम लुक्स या इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, टेम्परेरी एटीट्यूड चेंज। और की इनसाइट, अगर हम लॉजिकल थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस हैं तो लॉन्ग टर्म चेंज होगा, और इमोशनल और सेलिब्रिटी बेस्ड हैं तो शॉर्ट टर्म होगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। जब किसी इंसान के बिलीफ और एक्शंस मैच नहीं करते तो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। इस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए लोग एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। कुछ सिचुएशंस दी है जैसे कि बिहेवियर और बिलीफ में कॉन्फ्लिक्ट होना यानी कि साइकोलॉजिकल टेंशन, टेंशन रिड्यूस करने का अटेम्प्ट मतलब एटीट्यूड शिफ्ट, फाइनल आउटकम यानी कि बिहेवियर और बिलीफ अलाइन हो जाते हैं। सो स्मोकिंग इज बैड एंड स्टिल स्मोकिंग यानी कि डिस्कम्फर्ट, ईदर क्विट स्मोकिंग और जस्टिफाई स्मोकिंग। एटीट्यूड चेंज होता है जब राइट मैसेज, राइट सोर्स और राइट मेथड यूज हो। परमानेंट चेंज तब आता है जब लोग सोचकर कन्विंस होते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन अ सिटीजन मीट्स द गवर्नमेंट दे डोंट नीड द कॉन्स्टिट्यूशन और अ पॉलिसी, दे मीट अ सिविल सर्वेंट। That one interaction decides whether the state feels caring or cruel, responsive or arrogant. And this is why attitude is not a soft concept in administration. It is core governance capital. Second, ARC also highlights that public trust in bureaucracy is low due to arrogance, favoritism, and lack of empathy. Attitude becomes the real reform tool. Now, how a positive attitude actually helps a civil servant? कैसे ये help करता है? A positive attitude doesn't mean smiling all the time. It means clarity under pressure, empathy with firmness, and calm decision making. सो रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में एटीट्यूड का? सबसे पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है? पॉजिटिव माइंडसेट अलाउज ऑफिसर्स टू सीज द पैटर्न एंड नॉट जस्ट फाइल्स, सो दे कनेक्ट विद द ग्राउंड रियलिटीज विद द पॉलिसी कंटेंट। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिलियंस, फेलियर, ट्रांसफर, क्रिटिसिज्म, ऑल आर पार्ट ऑफ सर्विस। एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वेदर ऑफिसर ब्रेक्स है या फिर बाउंस बैक करेगा, जैसे कि पॉलिसी करेक्शन आफ्टर द इनिशियल फेलियर। Now, decision making stress narrows thinking. A positive attitude keeps thinking broad and balanced. Motivation. When the attitude is right, duty feels meaningful, not burdensome. जैसे कि working sincerely even in remote postings. People connect. Citizens cooperate more with the officers who listen and respect them. Citizens उन officers से ज़्यादा cooperate करते हैं जो सुनते हैं आपको और आपको respect कर रहे हैं. For example, effective grievance redressal. Then stress management. Attitude decides whether pressure becomes burnout or learning. Healthy work-life balance, and then productivity. Interest and ownership leads to better outcomes than force. Timely completion of the welfare schemes. A positive attitude naturally strengthens empathy, compassion, gender sensitivity, and the environmental responsibility. Now, why attitude change in bureaucracy is necessary? Because structural reforms change systems, but attitude reforms change the outcomes. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सिस्टम चेंज करेंगे लेकिन एटीट्यूड आउटकम चेंज करता है। विदाउट माइंडसेट चेंज इवन द बेस्ट पॉलिसीज बिकम मैकेनिकल, इनसेंसिटिव एंड इनएफिशिएंट। तो ये जो एटीट्यूड चेंज होता है डज नॉट हैपन विद द लेक्चर्स, इट हैपन्स थ्रू अकाउंटेबिलिटी, रिकग्निशन, ट्रेनिंग एंड कल्चर। कौन कौन से टूल्स हैं और क्यों मैटर करते हैं? रेगुलर सुपरविजन, नोइंग दैट वर्क इज ऑब्जर्व, इम्प्रूव सीरियसनेस, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, अच्छा वर्क अप्रिशिएट होता है, साइलेंस नहीं होती। Now, sense of national purpose. Officers must see the development as the nation building. Service first mindset. Public service is not a market transaction. Balanced job security, security with responsibility and not immunity. Welfare state orientation. Power should feel like responsibility and not a privilege. Behavioral training, ethics, empathy, and communication need practice. Pride of workmanship. Citizens should not only get justice but also feel justice. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ट्रेनिंग, वेयर रियल चेंज बिगिंस। ट्रेनिंग शुड नॉट ओनली टीच व्हाट टू डू बट ऑल्सो हाउ टू थिंक एंड हाउ टू ट्रीट पीपल. Human relations, ethics, and empathy-based modules make administration humane without making it weak. What are the steps taken by the government? These measures show that attitude is being slowly linked with performance. Now, performance-linked incentives, जैसे कि reward the attitude and efficiency, service review rules, a PAR system, biometrics, and training committees. Good governance starts not with the files, but with the mindset of the people handling the file. Right attitude turns authority into service and power into responsibility. Then comes functions of attitude. Attitude सिर्फ सोच नहीं होता बल्कि ये कुछ काम भी करता है। कैसे कैसे डेनियल के अकॉर्डिंग हम एटीट्यूड इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारी नीड्स फुलफिल करते हैं, प्रैक्टिकल, इमोशनल एंड सोशल।
सबसे पहले आता है हमारा यूटिलिटेरियन फंक्शन। एटीट्यूड हेल्प करता है रिवॉर्ड पाने और पनिशमेंट अवॉइड करने में। जो सोशली एक्सेप्टेबल होता है उसको अप्रूवल मिलता है, जैसे कि पॉलिटिशियंस रिजर्वेशन के फेवर में बोलते हैं वोट्स के लिए। देन कम्स नॉलेज फंक्शन। एटीट्यूड दुनिया को समझाने का लेंस देता है, इससे चीज़ें सिंपल लगती हैं, कन्फ्यूजन कम होती है। जैसे कि कॉलेज के लिए नेगेटिव एटीट्यूड हो, हर डिसीजन गलत लगेगा आपको। ऑब्जेक्ट अप्रेजल फंक्शन। एटीट्यूड बताता है कि किसी चीज़ को अप्रोच करना है या फिर उसे अवॉइड करना है। सोच बार बार रिपीट होती है, इसलिए डिसीजन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ईगो डिफेंस फंक्शन। एटीट्यूड सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट करता है और गिल्ट को जस्टिफाई करता है। जैसे कि क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पाते बट मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं है, ये बोल दो आप, तो आप डिफेंसिव कर रहे हो कि आप ये नहीं बोल रहे हो कि मुझे खेलना नहीं आ रहा, आप ये बोल रहे हो कि मुझे पसंद ही नहीं है। सो विच इज़ इडियोटिक। देन सोशल एडजस्टिव फंक्शन। एटीट्यूड हेल्प करता है कि ग्रुप में फिट होने में। लोग वही पसंद करते हैं जो उनसे एडमायर्ड ग्रुप को पसंद हो। फ्रेंड्स का फेवरेट कैफ़े को लाइक करना। देन नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस फंक्शन। एटीट्यूड से हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि लव, केयर, फियर, एक्साइटमेंट। पेट्स के लिए अफेक्शन इज एन इमोशनल सेटिस्फैक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। एटीट्यूड के थ्रू हम बताते हैं कि हम कौन हैं और किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के सपोर्ट में खड़े रहना इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एक्सप्रेशन function. Now, attitude help us gain rewards, understand the world, protect the self-esteem, adjust socially, experience emotions and value the and express the values. Next हमारा आता है political attitude, very important. Political attitude का मतलब है कि how people think, feel and react towards politics and public issues. Since experiences, values, education and environment differ, political views also differ from person to person. So पहला सवाल आता है कि political attitude होता क्या है? These are people's opinions and preferences related to public life. सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल एटीट्यूड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कौन सी आइडियोलॉजी पसंद है, किस टाइप की गवर्नमेंट अच्छी लगती है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पर क्या स्टैंड है। सो ये क्यों मैटर करता है हमें? बिकॉज पॉलिसी एटीट्यूड ऑफन डिसाइड्स कि किस पार्टी को वोट देंगे, कौन सा आइडियोलॉजी सपोर्ट करेंगे, चेंज चाहिए या फिर स्टेटस क्यों चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी या इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए। देन कम्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। Political attitude usually falls between the two extremes, which is extreme left, left, center, right, extreme right. Think of it as a line of change. Extreme change चाहिए, so left side चले जाओ. Balance चाहिए तो center चले जाओ. Status quo या tradition चाहिए तो right side चले जाओ. Now political attitudes देख लेते हैं थोड़े से, which is leftist. Leftist बोलता है कि major social change चाहिए उसको. Core thinking है इसकी equality, human rights, social justice. देन राइटिस्ट को प्रेफर करता है कंटिन्यूटी। राइटिस्ट क्या प्रेफर करते हैं? कॉन्टिन्यूटी, जैसे कि ट्रेडिशन, अथॉरिटी, ऑर्डर, प्रॉपर्टी, राइट्स। रेडिकल्स को इमीडिएट और डीप चेंज चाहिए। दे सपोर्ट रेवोल्यूशनरी रीस्ट्रक्चरिंग। स्टेटस क्यों बिल्कुल गलत है। देन कम्स लिबरल। ग्रेजुअल लेकिन मीनिंगफुल रिफॉर्म होता है। दे सपोर्ट सिविल लिबर्टीज, रिफॉर्म्स वगैरह, सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। देन मॉडरेट सिस्टम लार्जली ठीक है, लिमिटेड चेंज है, बैलेंस बिटवीन रिफॉर्म एंड कॉन्टिन्यूटी। देन कम्स कंजर्वेटिव। सडन चेंज रिस्की होता है, प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, वैल्यूज द ट्रेडिशन एंड स्लो चेंजेस। नाउ चेंज बेस्ड क्लासिफिकेशन। रेडिकल, जो सिस्टम तोड़ के नया बनाए। लिबरल, सिस्टम को रिफॉर्म करो। मॉडरेट, सिस्टम ठीक है थोड़ा सा रिफाइन कर दो। और कंजर्वेटिव, सिस्टम को छेड़ो मत। देन कम्स द आइडियोलॉजीज ऑन द स्पेक्ट्रम। कौन कौन सी आइडियोलॉजी है? कम्युनिज्म यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट, socialism left, liberalism center left, conservatism center right, fascism is extreme right यानी कि strong authority. Next topic is about democracy versus dictatorship. Democratic mindset यानी कि liberty, participation, dissent etc. and then authoritarian mindset which is order, obedience, strong control etc. Political attitude often decides which system a person feels more comfortable with. Political attitude reflects how individuals position themselves on the spectrum of change, authority, equality and freedom and shaping their political preferences and behavior. Now classification of the political attitude in India. इंडिया में पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब है लोग पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और पावर को कैसे देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। ये एटीट्यूड या तो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है या फिर उसे वीक करता है। ना ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड इन इंडिया। पॉलिटिकल एटीट्यूड इन इंडिया के दो ब्रॉड कैटेगरीज में समझा जा सकता है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड मतलब डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। नेचर इज लिबरल, डेमोक्रेटिक, प्लूरल, सेक्युलर, पीस लविंग एंड हम्बल, टॉलरेंट। देन वैल्यूज इन्वॉल्व आर साइंटिफिक टेम्पर, रैशनल थिंकिंग, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वोटिंग ऑन गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस, कल्चरल इम्पोजिशन का रिजेक्शन। लोग रीज़न के साथ वोट करते हैं,
डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं और पावर को क्वेश्चन करते हैं। देन कम्स द नेगेटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड, यानी कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर करना है। पेट्रियार्कल माइंडसेट, स्टीरियोटाइपिंग, पैरोकियल थिंकिंग, हॉस्टिलिटी एंड प्रेजुडिस, विजिलेंटिज्म, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म। पॉलिटिक्स इमोशंस, फियर, आइडेंटिटी और हेट के अराउंड घूमती रहती है। सो इंडिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एटीट्यूड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड ही इंडियन डेमोक्रेसी की रियल स्ट्रेंथ है। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड? सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी स्ट्रांग इसलिए नहीं होती क्योंकि स्टेट के पास स्ट्रांग आर्मी होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि सिटीजन्स का पॉलिटिकल एटीट्यूड मैच्योर होता है। फॉर एग्जांपल जेनरिक एंड न्यूट्रल, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी जैसे आइडियाज़ को थिंकर्स ने हमेशा डिफेंड किया, स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देन आता है डायनामिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। पॉजिटिव एटीट्यूड डेमोक्रेसी को स्टैटिक नहीं डायनेमिक बनाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएस, यूके जैसी कंट्रीज़ में लोग लीडर चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी, अगर परफॉर्मेंस पसंद ना आए तो। देन चेक्स ऑन गवर्नमेंट पैनल, जब लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं तो पावर मिसयूज़ का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रोपिगेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोग जिन वैल्यूज़ को इंप्रूव कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट्स को भी वही वैल्यूज़ प्रोजेक्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे इशूज़ को पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सेंटर बनाना। एंड सेकेंड लास्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस। पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट लोगों की एस्पिरेशंस के हिसाब से काम करे, ना कि सिर्फ अपनी कन्वीनियंस से। एंड लास्ट आता है हमारा एथिक्स इन पॉलिटिक्स। पॉजिटिव एटीट्यूड पॉलिटिक्स में एथिक्स और क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूथ पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, डेमोक्रेसी पर पब्लिक ट्रस्ट रिस्टोर होता है, क्राइसिस के बाद नेशनल यूनिटी स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल डिबेट्स ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक लाइफ। पॉजिटिव पॉलिटिकल एटीट्यूड सिर्फ डेमोक्रेसी को सर्वाइव नहीं कराता, बल्कि उसे वाइब्रेंट, एथिकल और पीपल सेंट्रिक बनाता है। ये पीस, हार्मनी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, जो किसी भी डाइवर्स सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड सिर्फ आइडियोलॉजी या फिलोसफी से नहीं बनती, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से शेप होती है। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि लोग लेफ्ट, सेंटर या राइट की तरफ क्यों लीन हैं। सो मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉलिटिकल एटीट्यूड, सबसे पहले आता है रिलीजन। रिलीजन एक स्ट्रॉन्ग मॉरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो पॉलिटिकल चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? राइट रॉन्ग का आइडिया और कल्चरल और एथिकल इशूज़ पर स्टैंड। नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली प्राइमरी पॉलिटिकल स्कूल होती है। हाउ इट अफेक्ट्स पेरेंट्स के डिस्कशंस, वोटिंग हैबिट्स, पार्टी लॉयल्टी। बच्चे अगर अपने घर के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से इनिशियल पॉलिटिकल लर्निंग्स डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जेंडर। जेंडर लिव्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू पॉलिटिकल एटीट्यूड को शेप करता है। कैसे? सेफ्टी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक पोजीशन आइडियोलॉजी के सिलेक्शन पर इम्पैक्ट डालती है। हाउ इट इफेक्ट्स पुअर इज वेलफेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिच स्टेबिलिटी एंड मार्केट फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट इनकम ग्रुप्स ऑफन सपोर्ट पॉलिसीज अलाइन विद देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देन आता है कास्ट। इंडिया में कास्ट एक सोशल आइडेंटिटी के रूप में पॉलिटिकल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। कैसे? रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप सॉलिडारिटी एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। Certain caste groups may show preference towards parties that promise representation or the social justice. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रेशर्स। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी या सेटिस्फैक्शन पॉलिटिकल चेंज का एटीट्यूड को डिसाइड करता है। लॉजिक क्या है? जो लोग स्टेबल हैं, स्टेटस क्यों? जो लोग डिप्राइव्ड हैं, चेंज। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफन इंक्रीजेस सपोर्ट फॉर द रिफॉर्म ओरिएंटेड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसीज। देन कम्स एज। एज के साथ पॉलिटिकल रिस्क टेकिंग और ओपननेस चेंज होती है। पैटर्न इज यूथ लिबरल और रिफॉर्मिस्ट होता है, और एल्डरली जो है हमारे कंजर्वेटिव, स्टेबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं। यंग वोटर्स जनरली सपोर्ट इनोवेशन, रिफॉर्म्स एंड रैपिड चेंज। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एटीट्यूड पार्टली पर्सनालिटी ट्रेट्स पर भी डिपेंड करता है। कैसे? बिकॉज देर इज टॉलरेंस फॉर डाइवर्सिटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड नीड फॉर ऑर्डर। हाई फियर परसेप्शन कैन पुश इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स अथॉरिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है रेजिडेंस। लोकल कंडीशंस पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को शेप करती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, माइग्रेशन और रिसोर्स कंपटीशन। नेक्स्ट आता है लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन पॉलिटिकल अवेयरनेस और वर्ल्ड व्यू को ब्रॉडन या रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। हाउ इट इफेक्ट्स सिविक अंडरस्टैंडिंग, आइडियोलॉजिकल एक्सपोजर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट एंड लास्ट, विच इज़ मीडिया एंड सोशल मीडिया। मीडिया पॉलिटिकल एटीट्यूड का एक्सेलरेटर है। कैसे अफेक्ट करता है? एजेंडा सेटिंग, ओपिनियन फ्रेमिंग एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन एंड द पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड। सबसे पहले मेंटेनिंग द पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल एटीट्यूड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वैल्यूज़ ट्रांसमिट करती है। थ्रू मॉडर्न टाइम्स में
दो मॉडर्न टाइम्स में ये कॉन्टिन्यूटी गारंटीड नहीं है। देन आता है ऑल्टरेशन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। सोसाइटी के नीड्स के साथ पॉलिटिकल कल्चर मॉडिफाई होते रहते हैं। देन बिल्डिंग पॉलिटिकल कल्चर, नए पॉलिसी सिस्टम के साथ न्यू पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होती है। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल एटीट्यूड डिसाइड करती है कि सिस्टम ओपन होगा या क्लोज, टॉलरेंट होगा या अथॉरिटेरियन। ओपन सोसाइटीज़ में डिसेंट पॉसिबल होता है। देन हमारा आता है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्मेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। कुछ वैल्यूज़ कंटिन्यू रहती हैं, कुछ टाइम के साथ चेंज होती हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड मल्टीपल सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से शेप होती है और वही पॉलिटिकल कल्चर सिस्टम की नेचर और डेमोक्रेटिक क्वालिटी को डिटरमाइन करती है। इसलिए पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्मेशन डेमोक्रेसी का बैकबोन है। हम एटीट्यूड सिर्फ रखते नहीं हैं, हम एटीट्यूड यूज़ करते हैं अपनी नीड्स, इमोशंस और आइडेंटिटी को मैनेज करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एटीट्यूड का टॉपिक पूरा फिनिश होता है। एंड नाउ वी आर डन विथ 3 लेक्चर्स ऑन एथिक्स। होपफुली बाकी के जो लेक्चर्स हैं हमारे 3 या 4 वो इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम उसके बाद PYQs करेंगे। एक और चीज़, एथिक्स को हम ला रहे हैं चैप्टर वाइज। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट बाकी जितने भी पेपर हैं GS के उनके हम 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे और एक ही वीडियो में हम आपका सारा सिलेबस कवर कराएंगे। आप कमेंट में करो कि जो सब्जेक्ट आप पहले चाहते हो, नहीं तो हम करवा ही देंगे जो हमें करवाना है, बट अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप उसको कमेंट में लिखो एंड वी विल श्योरली बी डूइंग दैट सब्जेक्ट ओनली। उसके अलावा आप इसे लेक्चर को, वीडियो को 1-2 बार फिर से 1-2 बार देखो। पहली बार नॉर्मली देखो, दूसरी बार 1.5x पर देख लेना। एक बारी में याद नहीं होता है, 1-2 बारी में समझ जाएगा। फिर PYQs करोगे तो सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड।